Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं, खेल के मैदान में हुई कोई जीत नहीं, बल्कि ये एक सोच की जीत है। जिस तरह से वर्ष 1983 में कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जब जीता था, तब वो देश के लिए एक बहुत ही निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। उसी तरह से भारत में महिला क्रिकेट के लिए 2025 का ये साल हमेशा याद रखा जाएगा। ये जीत सिर्फ भारतीय टीम की 15 महिला खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि देश की 70 करोड़ महिलाओं की है, जो लगातार पुराने जमाने की रूढ़िवादी सोच के साथ हर रोज मैच खेलती हैं और अक्सर हार जाती हैं। इसके बाद हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा रशिया और चीन के न्यूक्लियर टेस्ट भी जारी हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि अमेरिका को भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करने होंगे। और आखिर में आपको भारत का नया बाहुबली सैटेलाइट दिखाएंगे, जिसका वजन करीब 4,500 किलोग्राम है और ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना की नई ताकत बनेगा और अब हमारी नौसेना हिंद महासागर में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक शानदार जीत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड चैंपियन है। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। इसलिए इस नए युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 नवंबर 2025 अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट का एक नया अध्याय है। ये देश के 146 करोड़ लोगों की सोच बदलने वाली जीत है। पूरे 47 साल के इंतजार के बाद भारत की बेटियों ने वो काम कर दिखाया जिसे पूरा देश अब तक या तो असंभव मानता था या फिर एक दूर का सपना मानता था। आंसुओं, संघर्ष और हिम्मत की आग से तपकर बनी इस टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। इस जीत के बाद पूरे देश ने एक बार फिर से दिवाली मनाई। आप इसे देवी दिवाली कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं, ये हर उस लड़की की जीत है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ अलग और कुछ बड़ा करने का सपना देखा। ये जीत सिर्फ भारतीय टीम की 15 महिला खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि देश की 70 करोड़ महिलाओं की हैं, जो लगातार पुराने जमाने की रूढ़िवादी सोच के साथ हर रोज मैच खेलती हैं और हार जाती हैं। हमने सबको दिखा दिया कि हम लोग के जो बॉयज है वो टफ नहीं, हम लोग की वुमेन्स भी उतनी टफ है। ये हमारी शेरनियाँ थी और ये बहुत प्राउडफुल मोमेंट है हम सबके लिए, हम सब भारतीयों के लिए। ये एक नया जनरेशन को बहुत मोटिवेट करेगा और ये एक नया जनरेशन ही नहीं बट एक स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा है। उसका फर्स्ट वर्ल्ड कप का वुमेन्स का बैटरी है तो उसकी प्राउड की बात है। इससे पहले वर्ष 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचकर भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीतने से चूक गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में पहली बार यूं तो 1978 में हिस्सा लिया था और 47 साल के बाद महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बेटियां
बेटों से कम नहीं है। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने समाज, गरीबी, भेदभाव और पुरानी परंपराओं से लड़ते हुए अपने बल्ले और गेंद से पूरी दुनिया को जवाब दिया है। हरमनप्रीत कौर की टीम ने फाइनल में सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम को नहीं हराया, बल्कि उस सोच को हराया जो हमारे देश की लड़कियों को सिर्फ चूल्हे चौके में बांध देती है। याद कीजिए, आज से 42 साल पहले वर्ष 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत के लिए पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म बन गया। उस जीत ने हमें एक नया भरोसा दिया और भारत के लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका देश वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है। और उसके बाद से क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक करियर बन गया, जिसने छोटे शहरों के हजारों युवाओं की जिंदगी को बदल दिया। अब 2 नवंबर 2025 भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है, जो न जाने कितनी लड़कियों के जीवन में नए दरवाजे खोलेगा, उन्हें अपने ऊपर एक नया भरोसा देगा और हमारे समाज में लड़कियों के जीवन को कंट्रोल करने वाले पुरुषों की सोच को भी बदलेगा, जो ये समझते आए हैं कि किसी भी लड़की के जीवन का अंतिम लक्ष्य शादी के बाद अपने ससुराल जाना है और उसके बाद अपने परिवार की देखभाल करना महज है। आज भी हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे जहां लड़कियों को अपनी मर्जी से अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। आज हरमनप्रीत कौर, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी एक ही क्लब में शामिल हो गए हैं और वो क्लब है वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तानों का। अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में वर्ल्ड कप जीत चुका है और वर्ल्ड चैंपियन बनी इस टीम में भारत की 13 राज्यों की खिलाड़ियां शामिल हैं, जिसमें से 12 खिलाड़ी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से आती हैं और सिर्फ 5 खिलाड़ी बड़े महानगरों से, बड़े शहरों से आती हैं। और इन खिलाड़ियों की औसत उम्र है 26 साल। इन खिलाड़ियों में किसी के पिता कारपेंटर हैं, किसी के पिता ऑटो ड्राइवर, एक ऐसी खिलाड़ी भी हैं जिसकी मां ने परिवार से छिपाकर अपनी बेटी को कोचिंग दिलवाई, किसी ने लड़कों की टीम में खेलकर क्रिकेट खेलना सीखा। इस टीम में कोई खिलाड़ी साधारण मजदूर की बेटी है तो किसी के पिता सब्जी बेचते थे। इन्होंने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से भेदभाव, गरीबी और समाज की सोच, सब कुछ, इस सारी समस्याओं को पार करके यह साबित किया है कि कामयाबी का कोई जेंडर नहीं होता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसे पाकिस्तान को भारत का एक करारा जवाब माना जा रहा है। आपको याद होगा, सितंबर में एशिया कप जीतने के बावजूद अब तक टीम इंडिया को वो ट्रॉफी नहीं मिली है और अब चर्चा ये हो रही है कि भारत ने उससे बड़ी ट्रॉफी या वर्ल्ड कप ही अब जीत लिया है। यानी हमारे पास एशिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। आप पहले ये वीडियो देखिए। हरमनप्रीत कौर की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर आप ये देखिए, जिसमें लिखा है क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स, काट कर फिर जेंटलमैन्स को लिखा है एवरीवन्स गेम। ये तस्वीर उन सभी लोगों को एक संदेश है जो अब तक क्रिकेट को सिर्फ एक जेंटलमैन्स गेम मानते थे, यानी सिर्फ पुरुषों का खेल मानते थे। पंजाब के छोटे से शहर मोगा की ये लड़की आज भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। हरमनप्रीत जब बहुत छोटी सी थी तब उनके पिता एक टी शर्ट लेकर आए थे जिस पर लिखा हुआ था गुड बैटिंग, और 36 साल की हरमनप्रीत बचपन में अपनी कमर पर दुपट्टा बांधकर तेज गेंदबाजी किया करती थी, जोरदार बल्लेबाजी भी करती थी। और तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह लड़की एक दिन भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी। शुरुआत में हरमनप्रीत के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, खुद उनके पिता इसके खिलाफ थे। हालांकि जब उन्हें हरमनप्रीत के जुनून के बारे में पता चला तो वो खुद ही उन्हें क्रिकेट की एकेडमी में लेकर गए ट्रेनिंग के लिए। और स्कूल के दिनों में हरमनप्रीत ने पटियाला में एक मैच में 75 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें कई छक्के लगाए, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गई थी। और वर्ष 2006 में हरमनप्रीत को पंजाब अंडर 19 की टीम में मौका मिला। फिर
2012 में T20 टीम और फिर 2022 में वनडे इंटरनेशनल की टीम की कप्तान बनी। उन्होंने 2017 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 171 रन बनाए थे। हालांकि तब उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया था और इसके करीब 8 साल के बाद हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत को पहला महिला वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप मिल गया। आज इस कामयाबी को देखकर मोगा शहर के लोग, उनके अपने शहर के लोग गर्व कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके शहर मोगा के लोग आज क्या कहते हैं। 5-6 साल की लड़की थी जब अपने डैडी के साथ इधर गुरु नानक कॉलेज में खेलने आती थी। पहले फुटबॉल स्टार्ट किया उसने, फिर धीरे धीरे उन्हें क्रिकेट स्टार्ट की लड़कों के साथ ही, क्योंकि लड़कियों को तो लोग भेजते नहीं थे। ये हरमन ने ही ये साबित किया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो वो खेलती खेलती आज देखो पंजाब की कप्तान बनी, इंडिया की कप्तान बनी और कल उसने इतिहास रख दिया है, वर्ल्ड कप जीता। रात को कल वर्ल्ड कप जीता तो पता नहीं कितने 145 करोड़ लोगों में से कितने बाप जो हैं उन्होंने कसम खाई होगी कि हम भी अपनी बेटी को हरमन जैसा बनाएंगे। खाली हरमन नहीं, जितनी भी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं उनके जैसा बनाएंगे हम भी अपनी बच्ची को। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल हमने जीता, ये सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक मैच नहीं था। ये एक पूरी नई सोच की जीत है और इसमें न जाने कितनी सारी कहानियां छिपी हुई हैं। ये कहानियां कभी आप तक पहुंचती नहीं, इसलिए वर्ल्ड कप की इस जीत को आज हम अलग अलग कहानियों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। खास तौर पर हमारी जो महिला दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो यहां से प्रेरणा ले सके। तो पहली कहानी हमने आपको बताई अभी हरमनप्रीत के बारे में। अब दूसरी कहानी सुनिए। 21 साल की शेफाली वर्मा ने फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो पुरुष और महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल या सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। हैरानी की बात है कि शेफाली वर्मा इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक टीम इंडिया का हिस्सा भी नहीं थी। एक दूसरी खिलाड़ी प्रतिका रावल को चोट लगने के बाद उन्हें टीम में जगह दी गई। शेफाली का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ और पहले यहां क्रिकेट को सिर्फ लड़कों का खेल माना जाता था। ये एक ऐसी जगह है, इसलिए अपने घर के आसपास लड़कियों के लिए कोई क्रिकेट एकेडमी वहां पर नहीं थी। तब शेफाली वर्मा के पिता ने उनके बाल पहले छोटे छोटे कटवाए, उन्हें लड़कों की तरह एक यूनिफॉर्म पहनाई और लड़कों की क्रिकेट एकेडमी में ही शेफाली वर्मा को दाखिल कर दिया। और वहां क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को भी यह बात पता नहीं थी कि उनके बीच उनकी एकेडमी में एक लड़की खेल रही है। शेफाली वर्मा ने वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया और कल के फाइनल मैच में खुद सचिन तेंदुलकर उनका खेल देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। फाइनल मैच में शेफाली वर्मा के साथ एक और खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की बहुत चर्चा हो रही है। दीप्ति शर्मा ने कल के फाइनल मैच में 58 रन बनाए और 5 विकेट लिए, जिसके बाद वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। 28 साल की दीप्ति शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। बचपन में वो अपने भाई के साथ एक मैच देखने के लिए गई और मैच के दौरान गेंद उनके पास आई और दीप्ति शर्मा ने लगभग 50 मीटर की दूरी से सीधे स्टंप पर गेंद को मार दिया। इस मैच में महिला क्रिकेट की एक सिलेक्टर भी मौजूद थी और उन्होंने दीप्ति को क्रिकेट खेलने की सलाह दी। जब उन्होंने दीप्ति का ये थ्रो देखा, इसके बाद दीप्ति की ट्रेनिंग शुरू हुई और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए उनके भाई ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी कामयाबी को देखकर दीप्ति को इसी वर्ष यूपी पुलिस में डीएसपी बनाया है। और आप आज उनकी मां का यह बयान सुनिए, जो दीप्ति शर्मा की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। दीप्ति शर्मा, इंडिया, भारत माता की जय। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए बेटी। अब तीसरी कहानी सुनिए। स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं और वो टीम की एक बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी मानी जाती है। 29 साल की स्मृति मंधाना के क्रिकेटर बनने की शुरुआत बिल्कुल अलग है। उनके बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे और भाई के बारे में अखबार में अक्सर खबरें छपती रहती थी, जिसे देखकर एक दिन स्मृति ने भी सोचा
कि उन्हें भी अपने भाई की तरह रन बनाने चाहिए ताकि वो भी एक दिन मशहूर हो जाए। घर में क्रिकेट का माहौल पहले से ही था और कम उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में स्मृति को महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में चुन लिया गया। एक बार स्मृति मंदाना के बड़े भाई मशहूर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से मिले और उन्होंने एक बैट पर राहुल द्रविड़ का ऑटोग्राफ लिया। वर्ष 2013 में इसी बैट को लेकर स्मृति मंदाना ने पहली बार महिला क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच खेला। चंडीगढ़ की 25 वर्ष की अमनजोत कौर के पिता एक कारपेंटर हैं। बचपन में अमनजोत के पास अपना बैट तक नहीं था और आसपास के बच्चे अमनजोत को अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। जब अमनजोत के पिता को यह पता चला तो उन्होंने देर रात तक जागकर खुद लकड़ी का एक बैट बनाया, जिससे अमनजोत ने खेलना शुरू किया और आज भी उनके पास वो बैट मौजूद है। हिमाचल प्रदेश की 29 साल की रेणुका सिंह के पिता ऑटो चलाते थे। उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था। हालांकि बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद रेणुका सिंह को अपनी मां और भाई की मदद से क्रिकेट में कामयाबी मिली। आज वो भारत की सबसे तेज महिला गेंदबाजों में से एक है। आप कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में रेणुका सिंह ने अपना और अपने पिता दोनों का सपना पूरा किया है। गुजरात के बड़ौदा की 25 साल की राधा यादव के पिता सब्जी बेचते हैं। क्रिकेट एक महंगा खेल है और उनके पिता इतना खर्च आसानी से कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने राधा की बात मान ली और आज आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि इस टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया और उनकी बेटी उस टीम का सदस्य है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और तस्वीर बहुत चर्चा में है और यह तस्वीर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम के कोच अमोल मजुमदार की है। यह भी आप देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारे देश में है, जो हमारे देश को अलग बनाती है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर झुककर अपने कोच और अपने गुरु अमोल मजुमदार के पांव छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। यह सिर्फ एक कोच का सम्मान नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति आभार था जिसने हरमनप्रीत और पूरी टीम को यह सिखाया कि अनुशासन और धैर्य से बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। अमोल मजुमदार वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने वर्ष 1993 में रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था। मुंबई की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपने पहले ही मैच में 260 रन बनाए। तब हर तरफ यही चर्चा थी कि अमोल मजुमदार एक दिन भारतीय टीम में खेलेंगे और बहुत सचिन तेंदुलकर की तरह बड़े खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11,000 से ज्यादा रन बनाए। हालांकि उन्हें कभी भी टीम इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। वर्ष 2014 में अमोल ने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया और एक खिलाड़ी से आगे बढ़कर एक गुरु बन गए, यानी एक कोच बन गए। कोच बनकर वो दूसरों को क्रिकेट सिखाने लगे और वर्ष 2023 में बीसीसीआई ने अमोल को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया। और तब बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि जिसने कभी खुद टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, वो कोच कैसे बनेगा, वो महिला टीम को वर्ल्ड कप कैसे जिताएगा। तो आज बड़ा सवाल यह है कि जो खिलाड़ी खुद कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, जो खिलाड़ी खुद कभी भारत की टीम में नहीं खेला, उस खिलाड़ी ने आगे चलकर कोच बनकर इन महिलाओं को जीतना सिखाया और इन्हें वर्ल्ड कप जितवा दिया। और अब उनकी तरफ से यह महिला टीम दुनिया को जवाब दे रही है। अमोल मजुमदार अक्सर कहते हैं कि हम अंत बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं, और यही इस वर्ल्ड कप में भी हुआ। शुरुआत में टीम इंडिया की 3 हार हुई। राधा यादव के पिता सब्जी बेचते हैं। क्रिकेट एक महंगा खेल है और उनके पिता इतना खर्च आसानी से कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने राधा की बात मान ली और आज आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि इस टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया और उनकी बेटी उस टीम का सदस्य है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और तस्वीर बहुत चर्चा में है और यह तस्वीर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम के कोच अमोल मजुमदार की है। यह भी आप देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारे देश में है, जो हमारे देश को अलग बनाती है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर झुककर अपने कोच और अपने गुरु अमोल मजुमदार के पांव छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। यह सिर्फ एक कोच का सम्मान नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति आभार था जिसने हरमनप्रीत और पूरी टीम को यह सिखाया कि अनुशासन और धैर्य से बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। अमोल मजुमदार वो क्रिकेटर हैं
जिन्होंने वर्ष 1993 में रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था। मुंबई की टीम से खेलदार एक दिन भारतीय टीम में खेलेंगे और बहुत सचिन तेंदुलकर की तरह बड़े खिलाड़ी फिनिश करना आता है। हम जानते हैं कि अंत में वही होगा जो हम चाहेंगे। और आज आईसीसी के अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह की बात करना भी जरूरी है। विपक्षी पार्टियों के आईटी सेल वाले अक्सर जय शाह को काफी ट्रोल करते रहते हैं और हो सकता है कि आज मेरी बातें भी उन्हें कड़वी लगेंगी, मेरी बातें भी उन्हें चुभेंगी, लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। भारत की महिला क्रिकेट टीम आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें जय शाह का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत की, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। आजकल पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को बराबर मैच फीस मिलती है और प्राइज मनी मिलता है, यह भी उन्होंने ही किया। इस समय भारत के पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं बराबर। अब इसकी तुलना जरा पहले के जमाने से करिए। वर्ष 2005 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में खेलने पर हर मैच के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते थे। एक मैच के लिए 1000 रुपया, और तब भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार गई थी। अब महिला क्रिकेट टीम के वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 300% बढ़ा दी गई है। इस समय यह प्राइज मनी 123 करोड़ रुपए है, जबकि पहले यह सिर्फ 29 करोड़ थी। और भारतीय महिला टीम को जीत के बाद लगभग 40 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, यानी करीब 90 करोड़ रुपए का इनाम हमारी इस महिला क्रिकेट टीम को मिलेगा। और भारत में महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए जय शाह ने यह कहा कि स्टेडियम में सबके लिए एंट्री फ्री कर दीजिए, सबको फ्री में टिकट बांटे ताकि लोग आएं और महिला क्रिकेट को भी देखें। वर्ष 2025 हमेशा याद किया जाएगा, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से जय शाह की एंट्री हुई है बीसीसीआई में, मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है महिला क्रिकेट को यहां तक पहुंचाने का। और आप याद कीजिए, कुछ वर्ष पहले तक बीसीसीआई में कितनी पॉलिटिक्स होती थी, बीसीसीआई में कितने सारे गुट होते थे, अंग्रेजी में उसे हम ग्रुपिज्म कहते हैं। और जब टीम का सिलेक्शन होता था तब आपको पता चलता था कि बीसीसीआई की पॉलिटिक्स क्या है। बीसीसीआई बटा हुआ था, लेकिन जब से जय शाह आए तब से उन्होंने बीसीसीआई की इस पॉलिटिक्स को भी समाप्त कर दिया। और जब बीसीसीआई की पॉलिटिक्स खत्म हुई तब आपको नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। वर्ष 2025 भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों के लिए बहुत अच्छा रहा है। 2025 में भारतीय महिला टीम ने आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता। फिर भारत की पुरुष टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता और एशिया कप जीता। और अब महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इसका नतीजा यह है कि आज भारत में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुषों की तरह समान मौके और समान सम्मान दोनों मिल रहे हैं। इसलिए ट्रोल करना तो बहुत आसान है किसी को भी, लेकिन नतीजे भी तो देखने चाहिए। और जय शाह को अगर आप एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखें कि उन्होंने बीसीसीआई में आने के बाद क्या क्या बदलाव किए हैं, पीछे मुड़कर जरा देखिए कुछ सालों का सफर, तो आपको समझ में आएगा कि आज महिला क्रिकेट का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, बीसीसीआई का जो नया स्वरूप आप देख रहे हैं, आज महिला क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया है। ये सब चीजें जो होते हुए देख रहे हैं, इसका श्रेय ना चाहते हुए भी आप जय शाह को दे सकते हैं। महिला क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप याद कीजिए, बीसीसीआई के एक पूर्व प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन ने एक बार कहा था कि अगर उनकी चलती तो वो कभी भी महिला क्रिकेट होने ही नहीं देते। और ये बात उन्होंने वर्ष 2011 में भारत की एक पूर्व महिला क्रिकेटर से कही थी। अगर यही सोच रहती तो आज महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत नहीं पाती। सोचिए, हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि महिलाओं को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। मैं तो इसलिए ये मैच करवा रहा हूं क्योंकि आईसीसी के नियम ऐसा कहते हैं, मजबूरी में हम ये कर रहे हैं। पिछले 14 सालों में ये बदलाव आया है और इसी सोच की वजह से आज महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है।
इसलिए आज हमारे देश में जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा दिन है। उनके लिए भी एक नए युग की शुरुआत हुई है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे समाज में एक पुराने ज़माने की रूढ़िवादी सोच चली आ रही है। हमारे समाज में आज भी लोग सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर पर, परिवार पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। वो बाहर काम तो करें, लेकिन उनकी जो पहली जिम्मेदारी है वो है घर और परिवार को संभालने की। किसी भी लड़की का अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है कि वो शादी करके अपने ससुराल चली जाए। लेकिन जब इस तरह की जीत होती है, जब इस तरह की वर्ल्ड चैंपियंस हमारे देश से निकलती हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो हमारे देश की दूसरी महिलाओं की कितनी मदद करती हैं। उसकी वजह से दूसरी महिलाओं को कितनी मदद मिलती है, दूसरी लड़कियों को कितनी मदद मिलती है, उनके लिए कितने सारे नए रास्ते खुलते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं। और जो पुरुष प्रधान समाज होता है, उसकी भी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि ये सिर्फ खेल तक सीमित है। मैं ये नहीं मानता कि ये जो जीत हुई है ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर हुई है। इस जीत का जो असर है ये आपको आने वाले समय में हर जगह दिखाई देगा। स्कूल में दिखाई देगा, कॉलेज में दिखाई देगा, घरों में, परिवारों के अंदर दिखाई देगा, ससुराल में दिखाई देगा, दफ्तरों में दिखाई देगा, बच्चों में दिखाई देगा, जब एक नया भरोसा हमारे देश की महिलाओं को अपनी प्रतिभा पर आएगा। 2 नवंबर बड़ा शुभ दिन रहा है भारत के लिए। महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया और साथ ही हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने भी एक नया इतिहास रचा है। इसरो ने अपना सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है और उसका नाम है CMS-03। इस सैटेलाइट का वजन करीब 4,500 किलोग्राम है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने ही खुद बनाया है। इसरो के सबसे बड़े रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। यानी रॉकेट भी हमारा सबसे बड़ा था और सैटेलाइट भी सबसे भारी था। और इस रॉकेट का नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3, जिसे बाहुबली भी कहते हैं। और आज हम आपके लिए भारत के इस मिशन बाहुबली को बहुत आसान भाषा में डिकोड करेंगे। 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3 M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। 200 motors separated. We'll start to acquire signals at about Payload fairing separated. plus 200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. Cryo stage ignition authorized. LVM-3 M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक नई उड़ान है। भारत का एक पुराना सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-7 रुक्मिणी, ये वर्ष 2013 से ही हमारी नौसेना के काम आ रहा है। हमारी नौसेना इसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करती आ रही है और नए सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया है और अब ये रुक्मिणी की जगह लेगा। इसका मतलब है कि ये सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर एक खास स्थान पर हमेशा मौजूद रहता है और ये हिंद महासागर के ऊपर 24 घंटे कवरेज दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सैटेलाइट जैमिंग प्रूफ है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसके सिग्नल्स को ना तो जैम कर पाएगा और ना ही इसके सिग्नल्स को रोक पाएगा। समुद्र में कई बार ब्लाइंड जोन्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कई ऐसी जगहें होती हैं जहां कोई सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन इस सैटेलाइट की मदद से अब हर जहाज, हर पनडुब्बी और हर ड्रोन और हर विमान एक ही नेटवर्क से जुड़ेगा और अब कोई सिग्नल फेल नहीं होगा और कोई कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी नहीं हो पाएगा। इस सैटेलाइट की मदद से भारतीय नौसेना को अब रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे, यानी दुश्मन की निगरानी को तुरंत ट्रैक किया जा सकेगा। दुश्मन की हर जानकारी को हमें रियल टाइम में हम ट्रैक कर पाएंगे। इस सैटेलाइट की उम्र 15 साल है, यानी अगले 1.5 दशक तक ये बिना रुकावट भारत की सुरक्षा में तैनात रहेगा और हमें सेवाएं देता रहेगा। आसान भाषा में कहें तो भारत का नेटवर्क अब आकाश से लेकर समुद्र तक फैल चुका है और अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी हुआ तो नौसेना को इस सैटेलाइट का इस बार जबरदस्त फायदा मिलेगा। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की
कम्युनिकेशन यानी संचार क्षमता को बहुत मजबूत बनाएगा। और अब आपको ये भी बताएंगे कि इसरो के LVM-3 रॉकेट की खासियत क्या है। ये वही रॉकेट है जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जिसका वजन करीब 3800 किलोग्राम था। और इस बार चंद्रयान 3 से भी 600 किलोग्राम ज्यादा भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यह करीब 14 मंजिला एक इमारत जितना ऊंचा है और इसका वजन 642 टन है, जो मीडियम साइज की लगभग 400 कारों के बराबर है। इस रॉकेट की मदद से अब तक 8 लॉन्च किए गए हैं और हर बार यह रॉकेट सफल रहा है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% सफलता का है। इसलिए ये एक ऐसी खबर है जो आप सब लोगों को गर्व से भर देगी। भारत की बढ़ती सैटेलाइट ताकत के बाद अब बात करते हैं दुनिया में नई न्यूक्लियर रेस की, नई परमाणु रेस की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया है। दुनिया भर में चल रहे परमाणु परीक्षणों को लेकर उन्होंने अमेरिका के एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह दावा किया कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन, रशिया और उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और जब ये देश परमाणु परीक्षण करते हैं तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये इस जानकारी को लोगों तक जाने नहीं देते। लेकिन जब अमेरिका करेगा तो सबको बताकर करेगा। इसलिए जब ये सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि अमेरिका को भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू कर देने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को यह ठीक से पता नहीं है कि ये देश अपने परमाणु परीक्षण कहां पर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि परमाणु परीक्षण हो जरूर रहे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि परमाणु परीक्षण बहुत गहराई में, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे किए जाते हैं, जहां यह पता लगाना मुश्किल होता है कि असल में हो क्या रहा है। उनका दावा है कि दूसरे देश न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और अमेरिका जो है वो अभी तक नहीं कर रहा है। वो ये कहते हैं कि दूसरे देश तो लगातार कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, रशिया कर रहा है, चीन कर रहा है, लेकिन ये देश कभी किसी को जानकारी नहीं देते। ये चोरी छुपे अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी कोई काम छुपा कर नहीं करता। इसलिए अमेरिका जब भी करेगा तो बताकर करेगा और अब हम बता रहे हैं कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने वाला है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। रशिया और चीन की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम भी लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान भी लगातार परमाणु टेस्ट, परमाणु परीक्षण कर रहा है। यह बात अलग है कि छुपते हुए कर रहा है, दुनिया से छुपा कर रहा है। और यह बात जो है अगर सही है तो यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब यह बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल जो भी दावे करते हैं उसमें से कितने दावे सही हैं, कितने गलत हैं, ये कहना अभी किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका इससे पहले ये कहा करता था कि उसके सैटेलाइट पूरी दुनिया में हर जगह पर नजर रखते हैं, उनसे कुछ छुप नहीं सकता। तो बड़ी बात यह है कि अगर उनके सैटेलाइट इतने शक्तिशाली हैं, उनका सर्वेलांस इतना शक्तिशाली है, तो फिर उन्हें पता कैसे नहीं चलता कि चीन ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया, रशिया ने कब किया और पाकिस्तान ने कब किया और कहां किया। और अगर ऐसा हुआ है तो अमेरिका ने उस समय इसके बारे में कहा क्यों नहीं, तब इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है आपको यह भी बताते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया एक बार फिर से पुराने वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लौट रही है और उसका नाम है G2। यह शब्द जो है पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, G2। आखिर ये G2 है क्या और इसका असर भारत या दुनिया पर क्या पड़ेगा, अब यही आपके लिए डिकोड करेंगे। G2 का मतलब है ग्रुप ऑफ टू। आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टू कंट्रीज, यानी जिसमें दो देश हैं। और वो दो देश कौन से हैं? अमेरिका और चीन। 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद 2 नवंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी G2 मीटिंग दोनों देशों के लिए बहुत शानदार रही और ये मुलाकात दोनों देशों के लिए शांति और सफलता लेकर आएगी।
अब खास बात यह है कि इस पोस्ट में ट्रंप ने ये G2 शब्द का इस्तेमाल किया है। क्यों उन्होंने ये G2 लिखा, माई G2 मीटिंग, यानी अब ट्रंप चीन के साथ मिलकर दुनिया में एक नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं। और आपने सुना होगा G7 सुना होगा, G20 आपने सुना होगा, G8 सुना होगा, लेकिन अब फिर से G2 चलन में आ रहा है। ट्रंप की इस G2 को दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश माना जा रहा है। इस समय अमेरिका की जनसंख्या करीब 34 करोड़ है, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है। अमेरिका की जीडीपी 2,602 लाख करोड़ की है, चीन की जीडीपी 1,648 लाख करोड़ की है। दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज अमेरिका पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर। अमेरिका और चीन के बीच हर साल करीब 56 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो पूरी दुनिया में दो देशों के बीच होने वाला सबसे ज्यादा व्यापार है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर ये दोनों मिल गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। कभी कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका और चीन ने जिस दिन हाथ मिला लिया उस दिन क्या होगा। आज से करीब 19 साल पहले दो इतिहासकारों, जिनमें से एक का नाम है नियाल फर्ग्यूसन और दूसरे का नाम है मोरित्स शुलारिक, इन दोनों ने अमेरिका और चीन को एकजुट होने की सलाह दी थी। और इसके लिए उन्होंने चाइना और अमेरिका को मिलाकर एक नया शब्द बनाया था और वो शब्द है चिमेरिका। चाइना प्लस अमेरिका, चिमेरिका। और तब उन्होंने एक कल्पना की थी कि अगर ये दोनों देश मिल गए तो क्या होगा, और उन्होंने सलाह दी थी कि आप दोनों मिल जाइए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कीजिए। हालांकि चीन और अमेरिका कभी भी एक साथ आए नहीं, क्योंकि अमेरिका को हमेशा यह डर रहा कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड लीडरशिप को लगातार चुनौती दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है 5G, चिप्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच लगातार टकराव चलता ही रहता है। लेकिन अब चीन और अमेरिका साथ आ रहे हैं और इसके लिए ट्रंप मेहनत कर रहे हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जंगल में वर्चस्व के लिए जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, दोनों ही घायल होते हैं। आज दुनिया में अमेरिका और चीन दो ऐसे शेर हैं जो अक्सर एक दूसरे से वर्चस्व के लिए टकराते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो जीत शायद किसी की भी नहीं होगी, दोनों ही घायल होंगे और इससे दोनों देशों को अभी तक नुकसान भी होता है। अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीन का वायरस कहा था। चीन को दोष दिया था कि उसी ने पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैलाया है। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब दोनों देश एक साथ क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। अमेरिका ने चीन की ताकत को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जैसे चीन पर अमेरिका ने 100% से ज्यादा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन तब भी झुका नहीं, बल्कि अमेरिका से लड़ता रहा। रॉ मटेरियल्स, खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स का 90% हिस्सा चीन के पास है, जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ता है, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका के लिए रोक देता है। अमेरिका से बार बार झगड़ा करने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाकर उसके एक्सपोर्ट को कम कर देता है। और अगर चीन अमेरिका से दोस्ती कर लेता है तो उसे सिर्फ रशिया में ही नहीं, सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी ताकत को स्वीकार कर लिया जाएगा। अभी दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ऐसा है जो चीन को सुपर पावर मानता है, लेकिन अगर उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो उसे भी पूरी दुनिया सुपर पावर मानने लगेगी और ये सुपर पावर बनने का एक नया मौका चीन के लिए हो सकता है। आज पूरी दुनिया मल्टीपोलर है, यानी एक ही देश अपने हितों के लिए दुनिया के अलग अलग संगठनों, अलग अलग देशों से बात कर रहा है। मल्टीपोलर दुनिया है, इसमें अलग अलग देश अलग अलग चीजों में शक्तिशाली है। कोई दो टीम नहीं है, बल्कि 3, 4 या 5 अलग अलग टीम्स बनी हुई है। जैसे एक ही देश G20 में भी है, G7 में भी है, ब्रिक्स में भी है और आसियान जैसे संगठनों में भी सदस्य होता है, जबकि हर संगठन अलग अलग हितों के लिए बनाया गया है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि अब दुनिया में मल्टीपोलर व्यवस्था खत्म हो जाए, दुनिया में केवल एक ही संगठन हो और उसका सदस्य सिर्फ अमेरिका और चीन हो। अमेरिका को अब ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाकर
नहीं रख पाएगा अपने दम पर, और इसलिए अब वो इस G2 के जरिए दुनिया को दो हिस्सों में बांटना चाहता है। जैसे पश्चिमी देशों में उसका दबदबा रहे और कुछ इलाका वो चीन के लिए भी छोड़ देगा, और इसके बदले में अमेरिका एशियाई देशों में चीन के सुपर पावर को, चीन की जो सुपर पावर है उस स्टेटस को स्वीकार कर लेगा। G2 के जरिए ट्रंप ये भी चाहते हैं कि उनके देश के सैनिकों को अब चीन और रशिया के हमले के बारे में ना सोचना पड़े, इसलिए ये एक नई रक्षा नीति भी है अमेरिका के लिए। अभी तक अमेरिका हमेशा इस डर में जीता है कि किसी दिन रशिया ने हमला कर दिया तो क्या होगा, चीन ने हमला कर दिया तो क्या होगा, और उसने अपनी जो सेना का विकास किया है, अपनी सेना को विकसित किया है, हथियारों को विकसित किया है, वो इसी हिसाब से किया है कि वो रशिया से लड़ सके, या फिर चीन से अगर कोई मुकाबला करने की नौबत आए तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी सेना को विकसित किया है। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि वो चीन और रशिया के इस डर से बाहर निकलकर अपने देश की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दें। अमेरिका के लिए लेकिन अगर उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो उसे भी पूरी दुनिया सुपर पावर मानने लगेगी, और ये सुपर पावर बनने का एक नया मौका चीन के लिए हो सकता है। आज पूरी दुनिया मल्टीपोलर होती हैं, और बाहर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए और अंदर अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी सेना को अमेरिका के अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब वो अपनी सेना को इंटरनल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें, इंटरनल सिक्योरिटी में लगाएं, बजाय इसके कि उनकी सेना बाहरी देशों से लड़ती रहे। साथ ही उनके वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स को भी उन समुद्री रास्तों पर तैनात किया जा रहा है जिन रास्तों से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी होती है, जैसे कैरिबियन सी का रास्ता। ट्रंप का मानना है कि अगर उन्हें देश की आंतरिक समस्याओं से निपटना है तो चीन और रशिया दोनों के साथ रिश्ते ठीक करना जरूरी है। इस समय रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन, और इसीलिए ट्रंप की योजना है कि अमेरिका और चीन के बीच के पुराने झगड़े को खत्म किया जाए, जिससे दोनों देश और खास तौर पर अमेरिका को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से हर तरह से फायदा हो। इसलिए अपने सबसे बड़े दुश्मन को अगर हमने अपना दोस्त बना लिया तो फिर फायदा ही फायदा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है अगर इन दोनों शेरों के बीच दोस्ती हो गई। सबसे बड़ा असर यह होगा कि चीन और अमेरिका दोनों का दुनिया भर में दबदबा और बढ़ जाएगा। छोटे और विकासशील देशों को आर्थिक और सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर मनमाने फैसले ये दोनों ले सकते हैं। दुनिया एक बार फिर से दो गुटों में बंटने लगेगी, एक गुट चीन के साथ होगा, दूसरा अमेरिका के साथ, जैसे 1990 से पहले कोल्ड वॉर के समय हुआ करता था। उस समय दुनिया दो खेमों में बटी थी, एक अमेरिका का, दूसरा सोवियत संघ का, और अमेरिका और चीन के साथ आने पर दोनों देश मिलकर दुनिया भर में व्यापार के नियम अपने हिसाब से तय करेंगे। दोनों देशों की दुनिया भर में एक मोनोपोली हो जाएगी, यानी एक छत्र राज होगा, और इसका सीधा असर छोटे और विकासशील देशों पर पड़ेगा। या तो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान होगा, या वो पूरी तरह से अमेरिका और चीन पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन ये दोस्ती होगी भी या नहीं, हो भी गई तो कितनी लंबी चलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच विवाद की एक बड़ी वजह ताइवान है, और इस मुद्दे पर दोनों देश कभी भी सहमत नहीं होंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर भी झगड़ा होना लगभग तय है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय दुनिया में सत्ता के कई केंद्र हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, जिसकी अर्थव्यवस्था चीन से बड़ी है। सैन्य शक्ति के मामले में रशिया चीन से ज्यादा ताकतवर है। भारत की आबादी चीन से ज्यादा है। भारत चीन से भी बड़ा बाजार बहुत जल्दी बन सकता है। आने वाले समय में भारत भी आर्थिक तौर पर चीन के लिए चुनौती बनेगा। इसके अलावा एशिया के कई देश जो चीन के पड़ोसी हैं, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और अमेरिका इतनी आसानी से इन इलाकों को चीन के लिए छोड़ेगा नहीं। इसलिए थ्योरी के लिए यह अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप का यह आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जब जमीन पर इसे लागू किया जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, और इसीलिए दो शेर कभी आपस में जंगल में दोस्त नहीं होते। अब हम वापस लौटते हैं अपने देश की राजनीति पर, क्योंकि यहां भी बड़े दांव पेच चल रहे हैं, और बिहार की चुनावी राजनीति आपको दिखाते हैं। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के कटिहार और सहरसा जिलों में चुनाव प्रचार किया, और कटिहार बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है। सीमांचल बिहार का वो हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से लगता है,
और बांग्लादेश की सीमा के भी बहुत करीब है। बिहार के इस हिस्से में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और घुसपैठ यहां की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। इस क्षेत्र में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि घुसपैठ के जरिए सीमांचल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी बेटियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घुसपैठियों को देना चाहते हैं। अब आपको बिहार का एक चुनावी वीडियो दिखाते हैं। आप में से कई दर्शकों ने शायद ये वीडियो पहले भी देखा होगा। ये वीडियो 2 नवंबर का है और बिहार के बेगूसराय से वीडियो आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उसके बाद क्या होता है आप देखिए। अब जरा सोचिए, क्या राहुल गांधी वाकई में मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरे थे या फिर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या एक खास वोट बैंक को साधने के लिए वो इस पानी में उतरे थे? आपको याद होगा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के नेताओं के लिए उन्होंने कहा था कि अगर वोट पाने के लिए डांस भी करना पड़ेगा तो बीजेपी के नेता डांस भी करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा था कि अगली बार जब बीजेपी के नेता आए तो आप पूछिएगा कि आप अगर डांस करेंगे तो हम वोट देंगे। तो देखिएगा कि बीजेपी के नेता डांस भी कर लेंगे आपके सामने वोट पाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये आप यहां पर देखिए। क्या वाकई में इसकी कोई आवश्यकता थी? बिहार में मल्ला यानी मछुआरा समाज जो है उसकी आबादी करीब 4% है और राहुल गांधी महागठबंधन के लिए इसी 4% के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो पानी में कूद गए। राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार मुकेश सहनी भी वहां पर मौजूद थे। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और 6 नवंबर को यहां भी पहले चरण में ही वोटिंग होने वाली है और इसलिए राहुल गांधी को शायद ये लगा होगा कि आज यहां डुबकी अगर मैंने लगा ली तो हो सकता है कि मछलियों की जगह बहुत सारे वोट भी उनके हाथ में आ जाए। अब आपको
बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि साल 1962 से लेकर अब तक बिहार में विधायकों के चुने जाने का ट्रेंड कैसे बदल गया है। इसके लिए हमने बिहार के राजनीतिक इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा। 1962 से 1985 तक का समय जो लालू यादव के युग से पहले का समय था, तो एक युग लालू यादव के पहले का युग। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव का युग, और फिर नीतीश कुमार का युग जो आप समझिए 2005 से लेकर अब तक है। लालू यादव से पहले बिहार में चुने गए विधायकों में औसतन करीब 44% सामान्य वर्ग से होते थे, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण आदि। करीब 29% पिछड़ी जातियों से, 2% अति पिछड़ी जातियों से और 15% अनुसूचित जातियों से विधायक चुने जाते थे। वहीं करीब 9% विधायक मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन लालू यादव का शासन जब आया 1990 से 2005 तक, तो देखिए ये ट्रेंड कैसे बदला। बीच वाली लाइन देखिए। तब क्या हुआ? सामान्य जातियों से चुने गए विधायकों का औसत 44% से घटकर 25% रह गया। सामान्य वर्ग के जो लोग थे वो जीतने कम हो गए। वहीं पिछड़ी जातियों के विधायकों की संख्या में लगभग 14% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 43% से ज्यादा हो गया। ये देखिए आप। अति पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। अब देखिए तीसरा दौर नीतीश कुमार का। इस दौर में अति पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या में वृद्धि लगातार होती चली गई। इसके साथ ही सामान्य जातियों से चुने जाने वाले विधायकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। और इन 3 अलग अलग शासन कालों को अगर आप देखें तो 2 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहला, पिछले 63 वर्षों में मुस्लिम विधायकों की भागीदारी में कोई बदलाव नहीं है। यह हमेशा से 8 से 9% के बीच ही रहा है। यानी MY समीकरण में आरजेडी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें मौके बहुत कम दिए। दूसरा, बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों के विधायकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो यह नया वोट बैंक आया है अति पिछड़ी जाति का। यानी नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़ी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कुछ नई चीजें अगर आप देखेंगे आंकड़ों पर तो आपको समझ में आएंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 80 के दशक में एक बड़ा मशहूर सीरियल दूरदर्शन पर आया करता था जिसका नाम था रजनी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सीरियल को देखा होगा, रजनी को देखा होगा। रजनी घर घर में एक बहुत जाना माना नाम बन गई थी। अब रजनी की वापसी दोबारा से दूरदर्शन पर हो रही है। कैसे हो रही है, किस नए रूप में हो रही है, इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। दूरदर्शन और हिंदी सीरियल्स का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और हमारे देश ने सबसे पहले जो सीरियल्स देखे वो दूरदर्शन पर ही देखे। वर्ष 1985 में एक बड़ा मशहूर सीरियल दूरदर्शन पर आया करता था जिसका नाम था रजनी, जिसमें रजनी का किरदार उस जमाने की एक बहुत ही प्रतिभाशाली अदाकारा प्रिया तेंदुलकर ने निभाया था। रजनी 80 के दशक की वो नायिका थी जो समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी। उस समय यह सीरियल देश के घर घर में बहुत ही लोकप्रिय था। इस सीरियल का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने किया था और अब बहुत सारे वर्षों के बाद वही सीरियल एक नए रूप में
दूरदर्शन पर लौट रहा है और इस बार इस सीरियल का नाम है रजनी 2.0। इस बार कहानी रजनी की बेटी रमा भास्कर की है, जो अपनी मां रजनी की तरह ही निडर भी हैं और ईमानदार भी। और रमा यानी रजनी 2.0 अब सोशल मीडिया के जरिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी। इस सीरियल का सिर्फ चेहरा बदला है, कहानी की आत्मा आज भी वही है। रजनी 2.0 सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि सच्चाई, साहस और समाज के प्रति जिम्मेदारी की वापसी है। प्रिया तेंदुलकर, जो रजनी के रूप में आप सबके घरों में आती थी सीरियल के माध्यम से, अब इस दुनिया में नहीं है और उनके पति करण राजदान अब रजनी 2.0 को डायरेक्ट कर रहे हैं। और उनकी पत्नी जिस परंपरा को छोड़कर गई हैं, अब करण राजदान अपनी पत्नी की उस कहानी को इस रजनी 2.0 के जरिए आपके घरों तक लाएंगे। उसकी एक झलक आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। रजनी 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 नाम की एक लड़की थी। रजनी 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 उसकी बेटी की ये कहानी है। रजनी चोराड़िया, चोराड़िया, वो चोराड़िया के आदमी यहाँ आ गए क्योंकि उनको पता चल गया तू पुलिस स्टेशन गई थी उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने। कल आप सारे टेस्ट करवा लीजिए और इको मस्ट, वही इको सारा स्टेटस क्लियर करेगा। आपने जो दवाइयाँ लिख कर दी है वो तो काफी महंगी है। वो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। आयुष्मान भारत कार्ड और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत PMJ कार्ड बना सकते हैं। तो इस घर में दो ही लोगों में हिम्मत है, एक मेरी बहू की होने वाली बहू रजनी में उसकी सास की सास। सब उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। रजनी 2.0 चलेगा उसी तरह जिस तरह पिछला रजनी चला था। वो जिस तरह प्रिया तेंदुलकर जो रजनी बनी थी, वो ग्राहकों के हक के लिए लड़ती थी और ग्राहकों को वो जगाती थी कि ये तुम्हारे हक है, तुम्हें लड़ना चाहिए। तो तब हर एक लड़की जो लड़ती थी उसे रजनी कहा जाता था। अब जो हमारी बेटी बनी थी रजनी में गुड्डू, वो बड़ी हुई हैं और वो माँ पे गई हैं, तो वो रजनी 2.0 बन के सामने आ रही हैं। और अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अनुभव एक ऐसा तोहफा है जो आपको तब मिलता है जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते थे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH